एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑलमाइटी रूपी पे। आज हम बात करने वाले हैं स्मार्ट बीटा फंड्स के बारे में। तो आइए जानते हैं कि आखिर स्मार्ट बीटा फंड्स होते क्या हैं। स्मार्ट बीटा फंड्स दरअसल पैसिव फंड्स होते हैं जो कि रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं एक स्मार्ट बीटा या स्ट्रैटेजिक इंडेक्स को। ये स्ट्रैटेजिक इंडेक्स जो बनाई जाती हैं ये दरअसल ट्रेडिशनल मार्केट कैप वेटिंग मेथोडोलॉजी को दिमाग में रख के नहीं बनाई जाती हैं। जैसे कि आपने निफ्टी या सेंसेक्स देखा तो ये आपके एक ट्रेडिशनल मार्केट कैप वेटिंग मेथोडोलॉजी है, यानी जो कंपनी जितनी बड़ी है उसका उतना परसेंट एलोकेशन हो जाता है इस इंडेक्स में। और स्ट्रैटेजिक इंडेक्स में स्टॉक सिलेक्शन और उनके एलोकेशन के लिए एक या एक से ज्यादा फैक्टर्स का यूज किया जाता है। अब ये जो स्मार्ट बीटा फंड्स हैं ये दरअसल पैसिव फंड्स और एक्टिव फंड्स के बीच में आते हैं। पैसिव फंड्स में एक इंडेक्स को ब्लाइंडली फॉलो करता रहता है एक इंडेक्स फंड, और एक्टिव फंड में एक फंड मैनेजर अपने हिसाब से कॉल्स लेता है कि उसको कौन सा स्टॉक किस प्रोपोर्शन में अपने पोर्टफोलियो में रखना है। स्मार्ट बीटा फंड्स के केस में फॉलो तो ये एक इंडेक्स को ही कर रहे होते हैं, लेकिन इंडेक्स के अंदर जो स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है, जब तक कोई स्टॉक उस क्राइटेरिया को मीट नहीं करता वो उस पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं बन पाता है। इसलिए बनाए गए हैं स्मार्ट बीटा फंड्स, और यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स यूज करे जाते हैं। यहाँ पे सिंगल फैक्टर स्मार्ट बीटा फंड्स भी हो सकते हैं या मल्टी फैक्टर स्मार्ट बीटा फंड्स भी हो सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि ये फैक्टर क्या होते हैं। एक फैक्टर एक बेसिकली एक कैरेक्टरिस्टिक होता है और इसको मेजर किया जाता है फाइनेंशियल पैरामीटर्स के थ्रू, और जो कि डिसाइड करता है कि एक पर्टिकुलर स्टॉक को एक फंड के अंदर जगह मिलनी भी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, और अगर उसको जगह मिल रही है तो उसका क्या एलोकेशन होगा। अब यहाँ पे किस स्टॉक को इसमें पोर्टफोलियो में लेना है इस इंडेक्स के कि नहीं लेना है, उसके लिए एक ऑलरेडी क्राइटेरिया सेट है। जब तक उस क्राइटेरिया को स्टॉक मीट नहीं करेगा तब तक वो इस फैक्टर बेस्ड इंडेक्स का पार्ट नहीं बन सकता। अब फैक्टर्स में भी बहुत तरह के फैक्टर्स होते हैं और हर फैक्टर एक अलग कैरेक्टरिस्टिक बता रहा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर फैक्टर अल्फा हमने लिया तो अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक हमें ये बताती है कि जो इसके अंदर स्टॉक सेलेक्ट किए जाएंगे वो बहुत अच्छी रैली दिए होंगे, यानी उनने ब्रॉडर मार्केट को आउट परफॉर्म किया होगा। और इसको हम लोग कैप्चर कैसे करते हैं, तो उस मेट्रिक्स के लिए हम इसके पास्ट रिटर्न्स को एनालाइज करते हैं। सेम तरीके से अगर हम फैक्टर में कंसिडर कर रहे हैं क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी के केस में हमको यह पता चल जाता है जो यहां पे कंपनी सेलेक्ट हो रही हैं पोर्टफोलियो के लिए वो प्रॉफिटेबिलिटी वाइज काफी स्ट्रांग रही हैं। अब उसको मेजर करने के लिए रिटर्न ऑन इक्विटी, डेट इक्विटी रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या कैश फ्लोज को ध्यान में रखा जाता है और उनके बेसिस से एक स्कोर निकाला जाता है और कंपनीज को सॉर्ट किया जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी हाई से लो में। और उसके बाद जितने भी स्टॉक्स का पोर्टफोलियो उस इंडेक्स में बनना है उतनी टॉप कंपनीज को सेलेक्ट कर लिया जाता है। जैसे अगर 30 कंपनीज का पोर्टफोलियो बन रहा है तो टॉप 30 कंपनीज उस स्कोर के बेसिस पे यहां सेलेक्ट हो जाती हैं। और इसी तरीके से वैल्यू, लो वोलेटिलिटी और मोमेंटम पे भी हो सकता है। तो यहां पे अगर कोई भी फैक्टर बेस्ड इंडेक्स बन रही है तो उस इंडेक्स के अंदर एक फैक्टर भी हो सकता है, एक से ज्यादा फैक्टर भी रखे जा सकते हैं। आइए समझते हैं कि अगर कोई भी इंडेक्स है तो उसके नाम का आखिर पूरा मतलब क्या होता है। सबसे पहले एग्जांपल के लिए हम सबसे बेसिक इंडेक्स उठाते हैं, जैसे निफ्टी 100 क्वालिटी 30 इंडेक्स है। अब ये एक फैक्टर बेस्ड इंडेक्स है, इसके ऊपर बहुत सारे ETF या फंड्स होंगे जो कि स्मार्ट बीटा फंड्स या फैक्टर बेस्ड फंड्स कहलाएंगे। अब यहां पे जो ये इंडेक्स है निफ्टी 100 क्वालिटी 30 इंडेक्स बनी हुई है, इसको हमें समझना पड़ेगा कि आखिर ये इंडेक्स है क्या। जो हमें सबसे पहले दिख रहा है निफ्टी 100 वो हमारे लिए है इसकी पेरेंट इंडेक्स, यानी इसका जो यूनिवर्स है वो निफ्टी 100 का है। यानी निफ्टी 100 इंडेक्स के अंदर जितने भी स्टॉक्स हैं वो इसके लिए एक यूनिवर्स का काम करती है, तो वो इसके लिए एक पेरेंट इंडेक्स हो गई। इसके बाद हमें इस नाम में अगला जो वर्ड दिख रहा है वो है क्वालिटी। क्वालिटी हमको बताता है कि यहां पे कौन सा फैक्टर यूज हो रहा है। अब जैसे इसमें हमें क्वालिटी यूज होता है वो दिख रहा है, तो हमने क्वालिटी में देखा था कि वो प्रॉफिटेबिलिटी वाइज काफी स्ट्रॉन्ग कंपनीज होंगी इसके पोर्टफोलियो में। और लास्ट में हमको दिख रहा है 30 हमें बताता है कि ये जो इंडेक्स बनी निफ्टी 100 क्वालिटी 30 इंडेक्स, इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स होंगे जो भी उस क्राइटेरिया को क्वालिफाई करने के बाद आएंगे। तो वो नंबर ऑफ स्टॉक्स होंगे 30, यानी 100 में से 30 स्टॉक सेलेक्ट किए जाएंगे निफ्टी 100 क्वालिटी 30 इंडेक्स बनाने के लिए क्वालिटी पैरामीटर के थ्रू।
और ये पूरी इंडेक्स जो है ये आपकी चाइल्ड इंडेक्स कहलाती है, यानी निफ्टी 100 तो हमारी पेरेंट इंडेक्स हो गई और उससे डिराइव करके ये हमारी इंडेक्स बनी जो कि चाइल्ड इंडेक्स कहलाती है, निफ्टी 100 क्वालिटी 30 इंडेक्स। और इस इंडेक्स के ऊपर अगर कोई फंड इसको अपनी बेंचमार्क मानता है तो वो एग्जैक्ट इसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करेगा और वो एक स्मार्ट बीटा फंड या स्मार्ट बीटा ईटीएफ बन जाएगा। आइए समझते हैं एक और नाम को। ये हमारा है निफ्टी अल्फा क्वालिटी लो वोलेटिलिटी 30। अब इसमें आपको एक चीज देखने को मिलेगी, इसमें निफ्टी के बाद कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है। जब ऐसा आपको केस दिखे जिसमें निफ्टी के बाद अगर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है तो उन केसेस में वहां पे 2 पेरेंट इंडेक्स इन्वॉल्व होंगे। अब इस पर्टिकुलर केस के लिए निफ्टी अल्फा क्वालिटी लो वोलेटिलिटी 30 के लिए निफ्टी 100 इंडेक्स है और साथ में निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स है। ध्यान दीजिए कि निफ्टी मिड कैप 150 नहीं है, निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स है, यानी 150 कंपनीज का इसका टोटल ओवरऑल यूनिवर्स है, जिसमें से कि अल्फा क्वालिटी लो वोलेटिलिटी 3 फैक्टर्स के बेसिस में 30 स्टॉक्स को सिलेक्ट करता है अपने फाइनल चाइल्ड इंडेक्स को बनाने के लिए। तो जितने हमारे ये 150 कंपनीज के स्टॉक्स हो गए, इन सारे स्टॉक्स के लिए अल्फा के बेसिस पे एक स्कोर कैलकुलेट किया जाता है, क्वालिटी के बेसिस पे एक स्कोर कैलकुलेट किया जाता है, फिर लो वोलेटिलिटी के बेसिस पे स्कोर कैलकुलेट किया जाता है। और सबको जो है सेम प्रोपोर्शन 1/3 क्वालिटी के लिए, 1/3 लो वोलेटिलिटी के लिए, 1/3 अल्फा के लिए दिया जाता है। और फिर एक फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करी जाती है और उसको सॉर्ट किया जाता है हाई से लो की तरफ। तो जो पहली 30 कंपनी होती है, यानी जो टॉप 30 कंपनीज आती हैं उस स्कोर के बेसिस में, वो इस इंडेक्स का पार्ट बनती हैं। तो अगर आपको कोई भी इंडेक्स आइडेंटिफाई करनी है कि वो किस तरह से इन्वेस्ट कर रही है, तो इस तरीके से आप उस इंडेक्स के बारे में समझ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ उसका नाम देख के। ये तो हमने बात कर ली कि स्मार्ट बीटा इंडेसेस या फैक्टर बेस्ड इंडेसेस आखिर होते क्या हैं। अब ये जानना भी जरूरी है क्या हमारे लिए ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सही चीज है कि नहीं है। तो उसके लिए आइए समझते हैं इस टेबल को। आप अगर कॉलम ए देखेंगे उसमें मैंने जो हमारी इंडेसेस हैं उनको मैंने यहां पे लिख रखा है कि जितने भी हमारी फैक्टर बेस्ड इंडेसेस हैं उनको हमने यहां पे लिख रखा है। बी कॉलम सी डी ई एफ जी हमें ईयर्स दिखा रहे हैं, ये सारे कैलेंडर ईयर्स में जो रिटर्न्स आपको इस इंडेसेस से मिले हैं वो हमने लिख रखा है। यहां पे हम इंडिविजुअल फंड्स की जगह डायरेक्ट इंडेसेस को देख ले रहे हैं, क्योंकि जो इंडिविजुअल फंड्स या ईटीएफ्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो इन्हीं में से किसी एक को ट्रैक कर रहे होंगे। तो जो रिटर्न्स इनसे आ रहा है ऑलमोस्ट आपको सिमिलर रिटर्न्स उन फंड्स या ईटीएफ से भी जनरेट होता हुआ दिखेगा। तो हमने यहाँ पे कैलेंडर ईयर रिटर्न्स लिख रखे हैं और 2022 का हमारे पास ईयर टिल डेट का रिटर्न है। यहाँ पे सिर्फ हमने रियल रिटर्न्स ही लिखे हैं, यानी असली में उस इंडेक्स ने जो रिटर्न्स बनाए हैं अगर उसके पहले का डेटा हम निकालें तो वो कंप्यूटेड वैल्यूज हो जाती हैं, जो कि हमने इस एनालिसिस के लिए कंसिडर नहीं करा है। यानी जो इंडेक्स जब से असली में शुरू हुई है उस तारीख से उसके क्या क्या रिटर्न्स रहे हैं, तो वो हमने यहाँ कैलेंडर ईयर वाइज लिखे हैं। जैसे आप देखिए निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30, इसका हमारे पास 2021 के पहले के कैलेंडर ईयर का डेटा नहीं मौजूद है, क्योंकि ये इंडेक्स स्टार्ट ही तब से हुई है। दो इसकी कैलकुलेशन डेट काफी पहले से भी मौजूद है, लेकिन जो पास्ट रिटर्न से उनको कंप्यूटेड वैल्यूज को निकाल के कोई फायदा ज्यादा नहीं होने वाला। तो जो असली में जो रिटर्न्स आ रहे हैं हमें वो देखने हैं। कॉलम एच में आप देखेंगे हमने यहाँ 1 ईयर के स्टैंडर्ड डिविएशन लिख रखा है। कॉलम आई में हमने बीटा लिख रखा है अगेंस्ट निफ्टी 50, यानी हर इस इंडेक्स का, हर फैक्टर बेस्ड इंडेक्स का निफ्टी 50 के साथ क्या बीटा रहा है। तो ये आपको बताएगा कि अगर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लें, जैसे निफ्टी हाई बीटा 50 फैक्टर इंडेक्स है हमारे पास और निफ्टी 50 के साथ इसका बीटा 1.3 है, यानी निफ्टी 50 अगर 10% से बढ़ा मान लीजिए एक साल में, तो आपका निफ्टी हाई बीटा 50 जो है 13% से बढ़ेगा। बीटा आपको ये बताता है, यानी जो रिटर्न हमें निफ्टी 50 से मिल रहा है उसका 1.3 टाइम्स हमको हाई बीटा 50 से मिलेगा। अब आइए समझते हैं ये आखिरी 3 कॉलम, ये हमारे रोलिंग रिटर्न्स एनालिसिस है। हमने 1 ईयर रोलिंग पीरियड यहाँ पे यूज किया है इस एनालिसिस करने के लिए। तो जितना भी डेटा हमारे पास था उससे हमने 1 ईयर रोलिंग रिटर्न्स निकाले हैं टोटल पीरियड के लिए। यहाँ पे जो आप लास्ट कॉलम देख रहे हैं ये एवरेज आपको दिखेगा। ये एवरेज आपको ये बताता है कि जो हमारी पेरेंट इंडेक्स है, जो ये बीटिंग इंडेक्स वाला कॉलम आप देख रहे हैं, ये हमारी पेरेंट इंडेक्स लिखी हुई है हर फैक्टर इंडेक्स के लिए। जैसे निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 की बात करें तो इस केस में भी हमने निफ्टी 200 को ही लेके कंपेयर किया है, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी 100 इंडेक्स और निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स है, तो 150 कंपनीज का है, लेकिन उसका भी यूनिवर्स जो है वो ऑलमोस्ट निफ्टी 200 के पास पहुंच रहा है। तो क्लोजेस्ट इंडेक्स जो हमें चाहिए थी परसेंटेज एलोकेशन के वाइज
वो निफ्टी 200 ज्यादा सूटेबल है इस केस में भी। सेम हमने निफ्टी अल्फा 50 के लिए भी रखा है, जिसका जो स्पेस है वो टॉप 300 कंपनीज का है, और निफ्टी हाई बीटा का भी टॉप 300 का है। तो हमने निफ्टी 200 रखी है जो कि उसके क्लोजेस्ट इंडेक्स है। अब यहाँ पे भी अगर आप देखें तो निफ्टी 200 का जब से हमारा 2017 से जो डेटा मौजूद है उसके लिए हमारा जो एवरेज आ रहा है वो 14.5% है, और ये जो आप देख रहे हैं 24.4, क्योंकि निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी का हमारे पास उसके पहले का डेटा नहीं है। तो जिस डेट से ये हमारे पास स्टार्ट हुआ है उस डेट से अभी तक का क्या रोलिंग रिटर्न्स एवरेज रहा है निफ्टी 200 का, वो हमने इस सेल में लिखा है, ताकि हम सेम टाइम फ्रेम में कंपेयर कर सकें इस फैक्टर इंडेक्स को इसकी पेरेंट इंडेक्स के साथ। और ये आप कॉलम जे जो देख रहे हैं ये परसेंटेज ऑफ टाइम्स बताता है, यानी इतने परसेंट ऑफ टाइम्स इस एवरेज को इस पर्टिकुलर फैक्टर इंडेक्स ने बीट किया है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स को हम देखें तो यहां पे 59% हमको दिया हुआ है, यानी 59% ऑफ टाइम्स इस पूरे पीरियड में, यानी 2021 कैलेंडर ईयर की बिगिनिंग से टिल डेट 59% ऑफ टाइम्स निफ्टी 200 का रोलिंग रिटर्न मीन को यानी 18.3% को बीट किया गया है, यानी 59% ऑफ टाइम्स मोर देन 18.3% रिटर्न्स हमें इस इंडेक्स से मिले हैं, निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स से। इसका ये मतलब है सेम तरीके से हमने सारी फैक्टर बेस्ड इंडेक्स के कैलकुलेट कर रखा है। तो ये टेबल समझना काफी जरूरी है इस चीज के लिए। ये जो रेड से हाईलाइटेड सेल्स आप यहां पे देखेंगे ये आपको बताते हैं कि इनकी पेरेंट इंडेक्स के अगेंस्ट, जो मैंने यहां पे इंडेक्स मेंशन कर रखी है, इस पेरेंट इंडेक्स के अगेंस्ट जिस साल में अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है, तो वो रेड से हाईलाइटेड है वो सेल्स। 2017 के केस में एक काफी अच्छी बुलरन मार्केट रही है, 33% हमको निफ्टी 200 ने दिया। 2018 में नेगेटिव 0.3% रिटर्न हमको मिले हैं, यानी वो एक बियर मार्केट थी। 2019 8.3% निफ्टी 200 ने दिया है, जो कि एक अगेन बियर मार्केट ही कंसिडर करी जाएगी। 2020 जो है उसको हम एवरेज रिटर्न मान सकते हैं, 15.5% है, जो कि क्लोज टू उसके रोलिंग रिटर्न्स का आप देख सकते हैं। निफ्टी 200 का रोलिंग रिटर्न 14.5 है, तो ये भी 15.5 है, तो एवरेज परफॉर्मेंस इसको हम मान सकते हैं निफ्टी 200 के हिसाब से। 2021 जो है वो एक बुल मार्केट ईयर रहा था 26.9%, और 2022 एक फिर से बियर मार्केट ईयर रहा है 2.1% का टिल डेट। जब मार्केट बुल रन में थी तो ये तीनों इंडेक्स अंडर परफॉर्म करी हैं निफ्टी 200 को, और उसके बाद जब नेगेटिव हुई अगले साल मार्केट 2018 में बियर मार्केट में चली गई, उस टाइम पे इनके रिटर्न्स थोड़े से बेटर रहे हैं निफ्टी 200 को, लेकिन कंपैरेटिवली ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है रिटर्न्स में। 2019 अगेन एक बियर मार्केट थी, उसमें इसके रिटर्न्स और कम हो गए। 2020 एक एवरेज रिटर्न्स का पीरियड रहा है जिसमें तीनों फंड्स ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। 2021 एक बुल मार्केट थी। ये लास्ट 3 ये जो आप फंड्स देख रहे हैं ये आपको अंडर परफॉर्म करते हुए दिखे, लेकिन निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 ओवर परफॉर्म कर रहा है। और करंट कैलेंडर ईयर में चारों ही फंड्स इस कैटेगरी के, ये जो लास्ट के 4 आप देख रहे हैं, ये निफ्टी 200 को अंडर परफॉर्म करे हैं। ये भी एक बियर मार्केट रहा है। तो एक चीज हमें यहां पे ये देखने को मिलती है कि इन सारे फंड्स में लो वोलेटिलिटी का फैक्टर है ही है। तो यानी अगर लो वोलेटिलिटी लगा है तो जब जब हमारी बियर मार्केट में गई है साइकिल, तो बियर मार्केट में रिटर्न्स जो हैं कंपैरेटिवली काफी कम हो गए हैं निफ्टी 200 से। ये बीटा बताते हैं कि निफ्टी अगर ज्यादा बढ़ेगा तो ये उसके कंपैरेटिवली कम बढ़ेंगे, और निफ्टी अगर ज्यादा गिरेगा तो ये उसके कंपैरेटिवली कम गिरेंगे। लेकिन अगर हम ये बियर मार्केट ट्रेंड यहाँ पे देखें तो उतना कुछ खास हमको यहाँ मूवमेंट दिखा नहीं है। इनफैक्ट बियर मार्केट में कम गिरने की जगह ये ज्यादा गिरते चले जा रहे हैं चारों ही फंड। तो जो नाम था लो वोलेटिलिटी का फैक्टर लगा हुआ था, क्वालिटी का भी फैक्टर लगा हुआ था, तो उसके बाद भी यहाँ पे हमको जो रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं वो थोड़े इनकंसिस्टेंट देखने को मिल रहे हैं। और हम किसी भी फंड को अगर इवैल्यूएट कर रहे हैं तो हमें उसके नाम से नहीं उसके काम से उसको इवैल्यूएट करना चाहिए। तो अब यहाँ पे भले ही लो वोलेटिलिटी हो, क्वालिटी स्टॉक्स लिए हो, सारी चीजें ली हो, बट रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से वो निफ्टी 200 को बीट करने में एक बियर मार्केट में
सक्सेस नहीं दे पाई है। और अगर हम लो वोलेटिलिटी कहीं पे भी फैक्टर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो हमारे इसी पर्पस के लिए है कि जब बियर मार्केट में अगर आ रही है मार्केट तो वहां पे हमें सपोर्ट मिल पाए, क्योंकि अगर मार्केट बुल मार्केट में तो मैं अल्फा की तरफ भागूंगा, क्योंकि वहां मुझे ज्यादा रिटर्न कमाने होंगे। मैंने लो वोलेटिलिटी इसलिए लिया है कि जब बियर मार्केट में जाए मार्केट तो जो मेरा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है वो एटलीस्ट स्टेबल रहे, वो उतना ना गिरे जितना ओवरऑल मार्केट गिर रही है। तो अब अगर हम उसकी यूनिवर्स की बात करें, 200 स्टॉक्स के पोर्टफोलियो का रिटर्न ज्यादा बेहतर रहा है एक बियर मार्केट में एज कंपेयर टू जो कि ये इंडिविजुअल फंड्स रहे हैं। तो ये हमें बताते हैं कि फैक्टर तो लो वोलेटिलिटी है, लेकिन जो रिटर्न्स दिख रहे हैं वो उसको जस्टिफाई नहीं करते हैं। अब अगले ब्लॉक पे चलते हैं जो कि हमारा निफ्टी अल्फा 50 और निफ्टी हाई बीटा 50 का है। इसमें भी हमको यहाँ पे रिटर्न्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। इनफैक्ट निफ्टी अल्फा 50 के रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो वो एक्सट्रीम्स में रहे हैं, और ये हमें उसका बीटा भी बताता है कि 1.14 है, 1 से ज्यादा है, यानी मूवमेंट काफी ज्यादा देगा एज कम्पेयर टू निफ्टी, और स्टैंडर्ड डिविएशन भी ऑन अ हायर साइड है। तो ये दोनों चीजें हमें बताती हैं कि निफ्टी अल्फा 50 काफी हाई मूवमेंट्स देगा हमको। तो जब बुलरन में थे तो उसने 64% एक कैलेंडर ईयर में रिटर्न निकाल लिए, वहीं निफ्टी 233 निकाली थी, ऑलमोस्ट डबल रिटर्न्स। और जैसे ही बियर मार्केट में गए तो वहां -14%। और सेम चीज आपको निफ्टी हाई बीटा में भी देखने को मिलेगी। ये 57% रिटर्न थे बुल मार्केट में, बियर मार्केट में आए -28%, फिर से बियर मार्केट में आए, यहां पे हाई बीटा जो है वो तो -18% अभी भी दिया। अल्फा 50 जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा ही नीचे था निफ्टी 200 के, बट स्टिल उसने अंडर परफॉर्म किया। और उसके बाद 2020 जो एक एवरेज रिटर्न का था तो अल्फा ने फिर से तेजी दिखाई, यहां पे 50% एक कैलेंडर ईयर में रिटर्न निकाल दिए। हाई बीटा अभी भी नहीं कर पाया। तो हाई बीटा में तो हमें काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंसी भी देखने को मिल रही है रिटर्न्स में। 2021 प्योर बुल मार्केट ईयर रहा है, उसमें निफ्टी अल्फा 50 ने 72% के रिटर्न निकाल दिए एक कैलेंडर ईयर में। निफ्टी 200 ने सिर्फ और सिर्फ 26.9% रिटर्न इस कैलेंडर ईयर में निकाले, और निफ्टी अल्फा 50 72% निकाला है। बट इस कैलेंडर ईयर में जैसे ही फिर से बियर मार्केट आया -10%, जो कि इनफैक्ट आप सारे फैक्टर बेस्ड इंडेक्स फंड्स में देखेंगे तो निफ्टी अल्फा 50 इस साल इस कैलेंडर ईयर में सबसे बेकार परफॉर्मेंस दिया है। इस चीज से एक चीज पता चल जाती है कि जब मार्केट बुल रन में होगी तो निफ्टी अल्फा 50 तो बहुत अच्छे रिटर्न दे रहा होगा, लेकिन जिस साल मार्केट बियर मार्केट में टर्न हुई उस साल आपके रिटर्न्स बहुत तेजी में नेगेटिव साइड जाएंगे। रोलिंग रिटर्न्स की भी अगर हम बात करें तो निफ्टी अल्फा 50 आपको 54% ऑफ टाइम्स मोर देन 14.5% रिटर्न देता चला आ रहा है। आइए बात करते हैं निफ्टी 200 क्वालिटी 30 और निफ्टी 200 मोमेंटम 30 की। दरअसल निफ्टी 200 मोमेंटम 30 के जो अभी रिटर्न्स है वो 2021 से ही हमारे पास हैं, और उस पीरियड से अगर हम देखें तो यहां पे हमको एक हायर साइड का बीटा दिखता है कि मोमेंटम स्टॉक्स अगर होंगे तो मोमेंटम में भी हमें बीटा ऑन अ हायर साइड ही दिखेगा, क्योंकि वहां पे भी आपके वो लास्ट फ्यू मंथ्स के शेयर प्राइसेस को ही ट्रैक कर रहा होता है और उसी के बेसिस में स्टॉक सिलेक्शन चल रहा होता है। इसीलिए हमें स्टैंडर्ड डिविएशन भी ऑन अ हायर साइड दिखेगा। तो यानी कि मोमेंटम कैटेगरी और अल्फा कैटेगरी हमें ये बताते हैं कि रिटर्न्स जो अगर हमें चाहिए, अगर हम ऐसे इन्वेस्टर हैं बुल मार्केट में बहुत ही ज्यादा रिटर्न्स कमाना चाहते हैं और बियर मार्केट में हमें नीचे भी चला जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी एक्सट्रीम हाई रिस्क अगर मेरी प्रोफाइल है तो ये इस तरह के फंड्स मेरे लिए काफी सूटेबल हो जाते हैं जो मोमेंटम स्टाइल हो गए या अल्फा फैक्टर पे बेस्ड हो। और अगर हम इनके रोलिंग रिटर्न एनालिसिस भी करेंगे तो निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ने इस ड्यूरेशन में निफ्टी 200 का जो मीन था 18.3% का, उसको 59% ऑफ टाइम्स बीट किया है, जो कि काफी अच्छा है। अगर आप निफ्टी 200 क्वालिटी 30 के रिटर्न्स देखेंगे तो वो थोड़ा सा ज्यादा कंसिस्टेंट रहे हैं अब तक हमने जितनी भी फैक्टर बेस्ड इंडेक्सेस देखी हैं। अगर आप 2009 का देखेंगे तो उसमें हमें 15% रिटर्न आया, उसके बाद 2020 में 18.9% आया, 2021 में 24.2 आया, ज्यादा नीचे है नहीं, हार्डली 2% का डिफरेंस है। 2022 में फिर से हमारा ये -0.7 दिया है, हार्डली 3% का डिफरेंस है। तो कंसिस्टेंसी वाइज निफ्टी 200 क्वालिटी 30 ज्यादा बेहतर इंडेक्स नजर आ रही है। और प्लस अगर हम रोलिंग रिटर्न्स एनालिसिस से देखें तो वहां पे 56% ऑफ टाइम्स पेरेंट इंडेक्स की मीन रिटर्न्स को बीट भी किया है इस इंडेक्स ने। तो निफ्टी 200 क्वालिटी इंडेक्स यहां पे थोड़ा सा ज्यादा कंसिस्टेंट लग रही है रिटर्न्स के मामले में। आइए बात करते हैं मिड कैप 150 के फैक्टर बेस्ड फंड्स का।
तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो निफ्टी मिड कैप 150 के कंपैरिजन में आपकी निफ्टी मिड कैप 150 क्वालिटी 50 और निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेसेस मौजूद हैं, जिसमें कि अगर आप निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 को देखेंगे तो रिटर्न्स जो हैं वो फिर से हमको वही देखने को मिलता है कि बुल मार्केट में ज्यादा रिटर्न दे दिए, एक बियर मार्केट आते ही फिर से वो नेगेटिव 17% चली गई, और फिर अभी फिर से एक बियर मार्केट चल रही है जिसमें थोड़ा सा ही नीचे चल रहा है ये निफ्टी मिड कैप 150 से। तो मोमेंटम एक बार हमको फिर से बताता है कि मोमेंटम फैक्टर जो है, अगर आप हाई रिस्क ले सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, आप चाहते हैं कि एक बुल मार्केट में आपको बहुत ज्यादा रिटर्न मिले पैसिव इन्वेस्टिंग करके, तो मोमेंटम फंड्स आपके लिए सही है। लेकिन आपको दिमाग में एक चीज जरूर रखनी है, बियर मार्केट में ये उतनी ही तेजी से नीचे भी जाएंगे। मोमेंटम फैक्टर ने एक बार फिर से मिड कैप कैटेगरी में भी आपको हाईएस्ट परसेंट ऑफ टाइम्स बीट करते हुए दिखाया है। 47% ऑफ टाइम्स अपने एवरेज को बीट किया है, जो उसकी पेरेंट इंडेक्स का एवरेज रहा है। वहीं पे अगर हम निफ्टी मिड कैप 150 क्वालिटी 50 को देखें तो वो सिर्फ 35% ऑफ टाइम्स बीट करने में कामयाब हुआ है। आइए बात करते हैं निफ्टी 100 की। तो निफ्टी 100 के केस में देखेंगे तो यहां पे हमको क्वालिटी, लो वोलेटिलिटी और अल्फा 3 सिंगल फैक्टर इंडेसेस मिलेंगी। परसेंटेज ऑफ टाइम्स अगर हम बात करें निफ्टी 100 को बीट करा है अगर उसने, तो उस केस में लीस्ट रहा है परसेंटेज अल्फा 30 का। 33% ऑफ टाइम्स ही सिर्फ उसने अपने पेरेंट इंडेक्स के मीन रिटर्न्स को बीट किया है। वहीं पे अगर हम लो वोलेटिलिटी 30 और क्वालिटी 30 को देखेंगे तो उसने 41% ऑफ टाइम्स और 38% ऑफ टाइम्स रिस्पेक्टिवली बीट किया है निफ्टी 100 के रोलिंग रिटर्न्स एवरेज को। निफ्टी 100 के लो वोलेटिलिटी के केस में हमें एक चीज देखने को मिलती है, यहां पे जो रिटर्न्स हैं वो थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहे उसके नाम के हिसाब से, कि जो मूवमेंट है वो उतना ज्यादा नहीं है। बियर मार्केट में हमें निफ्टी 100 से ज्यादा अच्छे रिटर्न्स मिले, फिर उसके बाद एक एवरेज पीरियड आया जिसमें कि 4% है, चलिए इसको मान लेते हैं कि ठीक रहा उसके हिसाब से। फिर 2020 एक बुल मार्केट था, बुल मार्केट में दरअसल इसने तो हमको निफ्टी 100 से ज्यादा अच्छे रिटर्न्स दे दिए। फिर 2021 एक बुल मार्केट रहा जिसमें कि इसके रिटर्न्स थोड़े कम साइड में थे, जो कि लो वोलेटिलिटी के हिसाब से सही भी है, क्योंकि बीटा अगर आप देखेंगे तो 0.79 है निफ्टी 50 के, तो ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है निफ्टी 50 और निफ्टी 100 के। और अगर आप करंट ईयर को देखेंगे जो कि फिर से एक बियर मार्केट रहा है जिसमें कि निफ्टी 100 ने 1.8% ही बनाया, उसमें लो वोलेटिलिटी ने 2.5% दिया। यानी निफ्टी 100 स्पेस में लो वोलेटिलिटी अपना काम सही से कर रहा है, लेकिन बाकी जितने भी अब तक हमने देखे वो उतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे। अब आइए देखते हैं कि निफ्टी 50 वैल्यू 20 ये दरअसल काफी पुराना चलता चला आ रहा है। तो निफ्टी 50 वैल्यू 20 की अगर हम बात करें तो यहां पे इसने कंसिस्टेंटली हमें हायर साइड रिटर्न्स दिए हैं निफ्टी 50 से। बस 2019 एक ऐसा साल था जिसमें कि हमको कम रिटर्न्स मिले थे, और एक करंट कैलेंडर ईयर है जिसमें कि हमको नेगेटिव में रिटर्न्स दिए हैं निफ्टी 50 वैल्यू 20 ने। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 20 स्टॉक्स का ही पोर्टफोलियो बना हुआ है तो ये काफी सेलेक्टिव हो जाता है। यहाँ पे अगर हम स्टैंडर्ड डिविएशन को देखेंगे और बीटा को देखेंगे तो वो तो निफ्टी से कम रहा है, लेकिन अगर हम रिटर्न्स को देखेंगे तो रिटर्न्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा तरफ से भाग रहा है। ये क्योंकि वैल्यू फैक्टर पे बना हुआ है, तो वैल्यू फैक्टर में जो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स होते हैं जो कि अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम चल रहे होते हैं, ये उस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। तो इस सिनेरियो में हमें एक चीज दिखती है कि रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस में 51% ऑफ टाइम्स इसने निफ्टी 50 के रिटर्न को बीट किया है, जो कि काफी अच्छी चीज है। लेकिन क्योंकि वैल्यू 20 में सिर्फ 20 स्टॉक्स हैं तो पोर्टफोलियो काफी छोटा हो जाता है, यहाँ पे काफी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है। स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा हमको ये बता दें कि निफ्टी के कंपैरिजन में कम मूव देखने को मिलेगा, बट जो एक्चुअल रिटर्न्स रहे हैं वो जस्ट उसके ऑपोजिट रहे हैं। बुल मार्केट में ज्यादा रिटर्न दिए हैं और बियर मार्केट में कम रिटर्न दिए हैं। तो यहाँ पे हमने ज्यादातर जो फैक्टर बेस्ड फंड से उनको यहाँ पे कंपेयर किया है। अब इसमें हमें एक चीज देखने को मिलती है कि मोमेंटम हाई रिस्क कैटेगरी के इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छी चीज है, क्योंकि वो बुल मार्केट में बहुत अच्छे रिटर्न्स और बियर मार्केट में बहुत बेकार रिटर्न्स दे सकता है। दूसरा, यहाँ पे हमको दिखता है कि वैल्यू कैटेगरी में थोड़ा ज्यादा पोटेंशियल दिख रहा है, जो कि हमें कंसिस्टेंटली अच्छे परफॉर्मेंस दे सकता है। अल्फा में भी हमको एक चीज देखने को मिलती है जो कि हमें हायर साइड के रिटर्न्स दे सकता है, लेकिन हमें वहां पे भी सेम चीज फेस करने को मिलती है कि वो कंसिस्टेंट उतना ज्यादा नहीं है अल्फा में। जब स्टॉक्स का यूनिवर्स बड़ा हो जाता है तो मोमेंटम और अल्फा दोनों काफी अच्छे रिटर्न्स देना शुरू कर देते हैं। इनफैक्ट अगर आप रोलिंग रिटर्न्स देखेंगे तो दोनों के केस में जब हमारा 200 हमने क्राइटेरिया से सेलेक्ट किया था तो वहां पे हमें 59% ऑफ टाइम्स और 54% ऑफ टाइम्स ये अपनी पेरेंट इंडेक्स के एवरेज को बीट करने में कामयाब हुए थे। वहीं पे जैसे ही ये यूनिवर्स छोटा होने लगता है, इनका परसेंटेज ऑफ टाइम्स भी कम होने लगता है।
एक चीज हमें यहाँ और नोटिस करने को मिलेगी कि यहाँ सिंगल फैक्टर इंडिसेस में बहुत ज्यादा साइक्लिसिटी देखने को मिल रही है बुल मार्केट और बियर मार्केट में। वहीं पे अगर हम देखेंगे कि अगर जब हमारे पास मल्टीपल फैक्टर्स हो जाते हैं तो हमारी साइक्लिसिटी थोड़ी सी कम होना शुरू होती है, बट ओवरऑल रिटर्न्स भी उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। इनफैक्ट कंसिस्टेंसी जो है वो चली जाती है रिटर्न्स की। तो हमें यहाँ पे ये समझना है कि यहाँ पे जो ये हमारी इंडेक्सेस मौजूद है फैक्टर बेस्ड इंडेक्स, अभी उसमें इन्वेस्ट करने की हमें ज्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर हम कोशिश कर भी रहे हैं, हमें अपने पोर्टफोलियो का हार्डली 5% अमाउंट ही इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी हमें कोशिश करनी चाहिए हम या तो एक्टिव फंड्स में रहें या तो हम अपना निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में ही कंटिन्यूसली लगाते रहें, जिसमें हम ऑलरेडी अभी लगाए हुए हैं। हम फैक्टर बेस्ड इंडेक्सेस में अभी ना कोशिश करें। अगर हमारी रिस्क एपेटाइट ऑन अ हायर साइड है, हम सिर्फ तभी इन फैक्टर्स को कंसिडर करें। प्लस अभी ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है इन इंडेक्सेस को लॉन्च हुए, और मार्केट में अगर आप देखेंगे तो ईटीएफ्स जो है उनमें अभी वॉल्यूम भी काफी कम चल रही है, और प्लस जो इंडेक्स फंड्स हैं उनका भी एयूएम अभी छोटा है। तो थोड़ा आपको इसमें रुक के देखना होगा। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको बड़ा कॉशियसली इन्वेस्ट करना होगा इस तरह के फैक्टर बेस्ड फंड्स में। तो यहाँ पे हम देखें कि हमारे पास काफी लिमिटेड डेटा अवेलेबल था जिसके बेसिस में हमने किया, क्योंकि हम रियल डेटा के बेसिस में कर रहे हैं। कंप्यूटेड जो हम निकाल सकते हैं बैक टेस्टिंग करके, उस डेटा के बेसिस पे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बायस्ड हो सकता है। साथ में हम यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन के जो क्राइटेरिया देख रहे हैं उसमें एक और क्राइटेरिया ज्यादातर इंडिसेस में लगा हुआ है कि स्टॉक्स जो हैं उनको एफएनओ सेगमेंट में भी एक्टिव होना चाहिए। तो जब ये क्राइटेरिया लग जाता है तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक भी फिल्टर आउट हो जाते हैं जो कि क्या पता काफी अच्छे हों। तो उस तरह के स्टॉक्स को इस इंडेक्स का पार्ट होने का मौका नहीं मिलता है। एक और चीज जो हमें इन इंडेक्सेस में ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे जो रीबैलेंसिंग की जाती है वो रीबैलेंसिंग की विंडो काफी लंबी है। ज्यादातर इंडेक्सेस में 6 महीने में उसको रीबैलेंस किया जाता है। अगर इसको फ्रीक्वेंटली किया जाए 2 महीने या 3 महीने की विंडो के अंदर ही अगर इसको रीबैलेंस किया जाए तो पोर्टफोलियो के रिटर्न्स की कंसिस्टेंसी थोड़ी बढ़ती हुई हम लोग को नजर आ सकती है। अगर वो चीज फ्यूचर में इंप्लीमेंट होती है तो काफी अच्छी चीज हो जाएगी इन्वेस्टर्स के लिए। और देखिए फ्रीक्वेंट रीबैलेंसिंग में देखिए कॉस्ट बढ़ेगी तो एक्सपेंस रेशियो वैसे भी ये ऑन अ हायर साइड ले रहे हैं। अगर आप एक इंडेक्स फंड में जा रहे हैं जहां पे अगर आप 20 पैसे दे रहे हैं, तो यहां पे अगर आप जाएंगे एक फैक्टर बेस्ड इंडेक्स फंड में तो यहां आपको 40 पैसे 50 पैसे ऑलरेडी एज एन एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा। इसमें कोई फंड मैनेजर इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन आप फिर भी एक हायर साइड में आप एक्सपेंस रेशियो पे कर रहे हैं। तो अगर फ्रीक्वेंट रीबैलेंसिंग होने लगे और सेम एक्सपेंस रेशियो में अगर होने लगे तो वो इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छा हो जाएगा और फंड के रिटर्न्स भी काफी कंसिस्टेंट हो जाएंगे। तो ये था वीडियो स्मार्ट बीटा इन्वेस्टिंग के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।